जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र कुमार। आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को, जितने भी आप सभी तैयारी करने वाले हैं, आज मैं आप सभी के बीच में साथियों इतिहास स्पेशल सामान्य ज्ञान, जिसमें जितने भी आज तक पूछे गए हैं हड़प्पा सभ्यता से, आज पहला टॉपिक हड़प्पा सभ्यता की कहानी। साथियों आप सभी अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं यहाँ से आप सभी को गारंटी देता हूँ कि मैं सारे क्लास में ही आज इस टॉपिक से जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ आपको क्लास में पूरा रिवीजन पूरा याद करा दूंगा। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा साथियों पहला प्रश्न। तो देख सकते हैं, कह रहा है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुक्तता आश्रित होता है। आप लोग अपने से भी आंसर जरूर देंगे। क्या ऑप्शन दिया गया? संस्कृत पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। साथियों जितने हमारे शिक्षक भाई हैं, जितने तैयारी करने वाले हैं, तो आप लोग डरे मत। मैं आपको हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी आज इतनी अच्छा टॉपिक दूंगा कि आपको यही सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। तो आप खुद देखिएगा कि आपको कैसा क्लास लगा। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृत पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। साथियों आप देख सकते हैं कि मानव का विलक्षण जो होता है यह एक विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर ही आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज भी परिवर्तन होता है साथियों। तो साथियों जैसा कि आप सब देख सकते हैं, जैसे जैसे मनुष्य को ज्ञान आया वैसे वैसे उद्योग में परिवर्तन हुआ। जैसे सर्वप्रथम मनुष्य ने सर्वप्रथम जो अपनाया था वह अपनाया था खेत संग्रह साथियों। तो इज राइट हमारा अर्थव्यवस्था हो जाएगा। आइए सेकंड प्रश्न की ओर। हड़प्पा निम्न में से किस सभ्यता से संबंध है? साथियों देखिए, हड़प्पा सभ्यता निम्न में से कहना है कि किसे संबंध है। साथियों हड़प्पा सभ्यता की नाम हम बता देते हैं कि ऑप्शन दिया गया सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। साथियों आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं साथियों। एक नंबर यहाँ हो गया। दूसरा प्रश्न साथियों, इसको वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पे आपको इसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है साथियों। तो आप लोग को यहाँ तीनों याद हो गया होगा। तो इज राइट हमारा आंसर बी हो जाएगा क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता अर्थात सैंधव सभ्यता या वैदिक सभ्यता के नाम से पुकारा जाता था साथियों। यह मेसोपोटामिया के समकालीन था। याद रखना है साथियों, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता किसका समकालीन था साथियों। तो याद रखना है मेसोपोटामिया के समकालीन था। समकालीन मतलब किससे मिलता जुलता था, तो याद रखना है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। साथियों मैंने बताया कि आपको पूरा यहाँ कहानी आपको पूरी स्टैंडर्ड लेवल की तरह आपको याद करा दिया जाएगा। तो चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको पीपीएससी में पूछा हुआ है। सिंधु सभ्यता संबंधी थे अर्थात ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। साथियों सबसे पहले समझिए कि सैंधव सभ्यता जो था उसे आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित था, जिसमें लेखन कला, जिसमें पढ़ा नहीं गया, लेखन कला जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया, उसे आद्य ऐतिहासिक युग कहा गया साथियों। जिसकी कोई जानकारी लिखित साक्ष्य के रूप में नहीं मिलती, जिस पर पढ़ा नहीं जा सके, अर्थात उसे आद्य ऐतिहासिक के नाम से जाना जाता है साथियों। तो याद रखना हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता था साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। आइए, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्यों की? कहा था सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्यों की, यानी गैर आर्य क्यों थी। यानी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता गैर
आर्य क्यों थी? ऑप्शन दिया गया, क्या एक नगरीय सभ्यता थी? साथियों, यह एक नगरीय सभ्यता थी, यानी हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता के रूप में जाना जाता था फ्रेंड्स। तो इज राइट आंसर आपका ए हुई हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। उसकी अपनी लिपि थी? नहीं, इसकी अपनी लिपि नहीं थी। इज राइट आंसर आपका ए ही हो जाएगा फ्रेंड्स। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में महत्वपूर्ण कारक हमें मिलता है, जिसमें हमसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक मृद भांडों से मिलती है साथियों। इज राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी मृद भांड से हमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स। सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों? सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों? क्योंकि इसके पास विकसित शहर जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखा लिपि थी, इसके पास लोहे रक्षा शस्त्र ज्ञान का अभाव था। क्या सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी? क्यों? तो इज राइट आंसर आप देख सकते फ्रेंड्स, ये आपको कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित शहर जीवन की सुविधा थी यहाँ पे, इसके पास चित्रलेख यानी चित्र के द्वारा लिपि मिला था, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्र का ज्ञान का अभाव था। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हड़प्पा वासी लोग का लोहे का ज्ञान नहीं था, तो शस्त्र का ज्ञान नहीं था, याद रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत किससे मिलती है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों कि इसकी हड़प्पा सभ्यता की हमें जानकारी किससे मिलती है? शिलालेखों से, पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेखों से, पुरातात्विक खुदाई से, या उपयुक्त में से सभी। तो बताएंगे फ्रेंड्स की हड़प्पा सभ्यता की हमें जानकारी किन स्रोतों से मिलती है? तो याद रखना, सबसे ज़्यादा हमें जानकारी देती है फ्रेंड्स वह पुरातात्विक खुदाई देती है। फ्रेंड्स, पुरातात्विक खुदाई में कौन कौन आते हैं? तो याद रखना है फ्रेंड्स, वो शिलालेख आते हैं, मोहरे आते हैं, सिक्के आते हैं, ताम्रपाषाण युग आते इत्यादि सारे कुछ आ जाते हैं, मिट्टी इत्यादि आते हैं। पुरातात्विक उसको कहते हैं फ्रेंड्स जो जमीन के अंदर से खोद करके निकाला जाता है, इतिहास के में जानकारी देता है, उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी जस्ट हमने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकाश यानी वर्णन किसमें मिलती है साथियों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुरातात्विक संबंधी खुदाई, यानी पुरातत्व ही नहीं रहता तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी नहीं मिलता फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता स्थल जो लोथल स्थित है फ्रेंड्स, मैं इससे बहुत टाइम लूंगा, ये प्रश्न से ही पूरा हम आपको हड़प्पा सभ्यता की कहानी को बता देता हूँ फ्रेंड्स। हड़प्पा, सबसे पहली बात करते फ्रेंड्स कि हड़प्पा एक नगर भी था और हड़प्पा एक सभ्यता भी था। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी साथियों, याद रखना है। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था साथियों, याद रखना है। दयाराम साहनी, आपके यहाँ दो क्वेश्चन, पहले आप बताएं हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921। दूसरा, अगर आपसे प्रश्न पूछे साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर कौन था, तो साथियों हड़प्पा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर था। फ्रेंड्स, बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर कौन? हड़प्पा। इसकी खोज 1921 कौन किया? दयाराम साहनी ने किया साथियों। यह रावी नदी के तट पर है, यह रावी नदी के तट पर है। फ्रेंड्स देखिए, हड़प्पा की कहानी से हमने चार चीज को बताया। हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921। हड़प्पा किस नदी पर है? रावी नदी पर है। हड़प्पा की खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने किया साथियों। तो साथियों यहाँ पे हमें आशा होगा कि समझ में आ गया होगा। और पूछे अगर आपसे क्वेश्चन साथियों कि यह कहाँ है, तो पाकिस्तान आंसर लगाना है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, अर्थात हड़प्पा सभ्यता लोथल। चलिए लोथल की बात करते हैं, हड़प्पा की हमने बात किया, अब लोथल की बात करते फ्रेंड्स। लोथल, लोथेगा, देखिए एकदम ट्रिक समझ जाइएगा साथियों। लोथेगा वही भोगेगा, लोथेगा वही भोगेगा, यानी लोथेगा यानी लोथल जो है फ्रेंड्स वह भोगवा नदी के तट पर है। सबसे इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन हो गया कि वह भोगवा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? तो लोथेगा वही भोगेगा, और भोगेगा तो गुजरेगा। याद रखना है, गुजरेगा तो गुजरात में। और फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक हमने दे डाला है कि लोथल किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर है। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में। फ्रेंड्स लोथल की खोज वो कौन किया? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो लोथेगा वही आदमी जो रंगदार होगा। तो याद रखना रंगनाथ है, राव ने इसकी खोज किया था साथियों। लोथल देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज को हमने बताया। यहाँ भी आपको लोथल किस नदी पर है? तो भोगवा नदी पर है। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। लोथल की खोज किसने किया? रंगनाथ राव ने किया। फ्रेंड्स याद रखना है साथियों। चलिए आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपको याद हो गया 9 का ए आंसर होगा। फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर। फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने जिसकी चर्चा किया वह बंदरगाह लोथल, अर्थात पतन का मतलब होता है बंदरगाह। जहाँ पे समुद्री जहाज आकर रुकती है उसे पतन या बंदरगाह कहते हैं साथियों। तो लोथल लोथल हमारा बंदरगाह यानी पतन था। तो चलिए आते हैं आगे, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आप सभी को 10 यानी क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड्स, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था? फ्रेंड्स बहुत ही टॉपिक शानदार क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा ऐसा नगर था जहां से हल्का प्रमाण मिला था? फ्रेंड्स बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की अर्थात हड़प्पा सभ्यता में साथियों, हड़प्पा सभ्यता में साथियों सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट यह जो प्राप्त हुआ था हरियाणा के फतेहाबाद जिला से, अर्थात उस जगह का नाम था बनवाली। याद रखना फ्रेंड्स बनवाली, वह हरियाली जब आएगा तबे भाई बहन का राखी बंधाता है। फ्रेंड्स बनवाली हरियाणा में, ऐसे याद रखना है। बनवाली किस राज्य में? तो हरियाणा में है, अर्थात रंगोई नदी के तट पर स्थित है साथियों। तो यहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों, हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? साथियों सिंपल सा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया तांबा से, स्वर्ण से, चांदी से या लोहा से। अभी जस्ट इससे पहले हमने क्वेश्चन कर चुका था, और ये देख लीजिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो अगला आते क्वेश्चन नंबर, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? जी अभी जस्ट हमने बताया कि आंसर तो ये तो होगा ही नहीं, लेकिन हमने बताने जा रहे थे लेकिन रुक गए। तो चलिए आप लोग बताइए सबसे पहले कि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के लोग ने किस धातु यानी मानव ने किस धातु का उपयोग किया? ऑप्शन दिया गया सोना, चांदी, तांबा। तो इज राइट आंसर साथियों आपका तांबा इज राइट आंसर, सी हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला था। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि हड़प्पा सभ्यता का जो पैमाना मिला था, हड़प्पा सभ्यता में हाथी का पैमाना नहीं, सिंपल से याद रखना हाथी का दांत कहाँ से मिला था साथियों? तो याद रखना है धौलावीरा, धौलावीरा हाथी। देख लीजिए फ्रेंड्स हमने बताया अभी जस्ट ट्रिक बताया, लोथेगा सो भोगेगा। तो लोथल भोगवा नदी के तट पर गुजरात राज्य में, इसकी खोज रंगनाथ राव। तो लोथल और धौला उसने दोनों ही याद रखना है। तो धौला भी आदमी धौले धौले लोथले, यानी ये भी गुजरात में साथियों, यानी कि ये भी गुजरात में, जो ये भी भोगवे नदी के तट यानी धौला। तो याद रखना धौला से ही हमारा हाथी के दांत का प्रमाण मिला है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी पर मिलान करना है? हड़प्पा रावी नदी, अभी जस्ट हमने बताया साथियों। अगर कहे कालीबंगा, फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूँ इसका भी ट्रिक लीजिए, आप लोग पूरे हड़प्पा सभ्यता के नगर की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे।
तो आइए कालीबंगा की बात करते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ समझिए पहले साथियों। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियां होता है। क्या होता है? काली चूड़ियां होता है। और काली चूड़ियां फ्रेंड्स हमारी बीवी का, अर्थात बीवियों लोग का बहुत प्रेम होता है काली चूड़ियां से, ऐसे याद रखना है। अर्थात अब देखिए, अब काली चूड़ियां बीवी से प्रेम होता है, यानी बीवी ने बोला किसको? देख लीजिए, एक व्यक्ति थे, उनका नाम था बीबी लाल, यानी लाल। लाल मतलब देख लीजिए यहाँ पे काले और लाल दोनों याद आ रहा है। अर्थात कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ फ्रेंड्स। तो कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियाँ। तो बीवी लाल और बी के थापर जिसने खोज करा था किसको फ्रेंड्स? कालीबंगा को, जो यह घग्गर नदी के तट पर है। तो याद रखना है फ्रेंड्स, जब बीवी लाल और बी के थापर, जो हमारी बीवी काली रंग की चूड़ियाँ, यानी बीवी लाल और बी के थापर ने कालीबंगा की खोज किया, जो यह घग्गर नदी। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कालीबंगा, बीबी लाल, याद रखना है साथियों, बी लाल, लाल और बी के थापर, बी के थापर। अब बताइए बी के थापर, अभी दोनों थे बीवी लाल और बी के थापर, खोज किए। तब इसके बीवी ने बोला, बी के थापर की बीवी ने बोला कि ये जी एक काली चूड़ियाँ लेकर आइए, लेकिन वो बाजार से काली चूड़ियाँ लेकर नहीं आए। तो वही नहीं लाए तो एक थापड़ मारे तो घर घर आने लगे। तो याद रखना घग्गर नदी पर है, सिंपल सा। चलिए आइए मिला लीजिए आप लोग। हड़प्पा किस नदी पर? रावी नदी पर। कालीबंगा किस नदी पर? घग्गर। और अभी तो आपको बताएं, जो रंगदार रहेगा सो लोथेगा, लोथेगा से भोगेगा। रोपड़ सतलुज नदी, याद रखना साथियों। देखिए कितना शानदार ट्रिक हमने आपको बता दिया कि आप कभी जीवन में नहीं भुलाइएगा। चलिए आइए साथियों, नेक्स्ट आते 16वां, धौलावीरा। देखिए अभी जस्ट हमने बताया, जो धौलेगा वही लोथेगा से धौलेगा, गुजरेगा। तो गुजरात में जस्ट अभी हमने बता चुके हैं फ्रेंड्स। तो 16 का आंसर आपको ए हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किसने किया था? मिस्र ने, मेसोपोटामिया ने, मध्य अमेरिका में या भारत में? अर्थात सर्वप्रथम कपास की खेती आरंभ कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग को बीच में बहुत ही शानदार, बहुत तरह के प्रश्नों को सोल्व किया जा रहा है हड़प्पा सभ्यता से। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 18वां क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई थी? अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में किसका अवशेष नहीं मिला था? शेर का, घोड़ा का, गाय का, हाथी का? तो साथियों अभी तक जितना हमने सर्च किया, अध्ययन किया है, तो घोड़े का, हाथी का, गाय का, लेकिन शेर का नहीं, लेकिन चीता का मिला था साथियों। इस राइट आंसर 18 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए साथियों फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी पर है? अभी जस्ट हमने बताया, इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे, रावी नदी के तट पर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, जिसमें आपको हम इसके में सबसे शानदार प्रश्न को सोल्व करेंगे। सबसे पहले आइए, हड़प्पा सभ्यता का एक नगर साथियों मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी का आपको यहाँ से 20 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर वंश हम चलेंगे 1885 से लेकर, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो 30 प्रश्न लेकर चलेंगे साथियों, उधर हम लोग देखेंगे। तो आइए, सिंधु सभ्यता का सबसे महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो स्नान कुंड जो हमें मिला साथियों, मोहनजोदड़ो से मिला है। सबसे पहले आप लोग को हम यहाँ पे मोहनजोदड़ो की एक छोटी सी कहानी याद रखना। मोहनजोदड़ो की खोज साथियों 1922 ईस्वी में हुआ था। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहते हैं साथियों, याद रखना। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, हम अंत में जरूर पूछेंगे। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, यानी सिंधु सभ्यता में किसे सिंध का बाग? मोहनजोदड़ो को, अर्थात इसे मृतकों का टीला कहते थे फ्रेंड। 2 क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न आपका 1922 में इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने किया था साथियों। किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था साथियों। किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था। और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित पाकिस्तान में स्थित है साथियों। यह पाकिस्तान में, और याद रखना है इसकी खोज 1922 में सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज हुई थी, याद रखना है साथियों। तो देखिए यहाँ पे चारों आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया, हड़प्पा रावी नदी पर,
हड़प्पा रावी नदी पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, लोथल भोगवा नदी पर, कालीबंगा घग्गर नदी पर। याद रखना है फ्रेंड्स। तो आपको चारों कंप्लीट हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर था ये। तो यहाँ से इससे अलावा और कोई प्रश्न उत्साह नहीं आता है। तो साथियों आगे आप लोग जरूर बताएंगे कि किस टॉपिक पर, लेकिन मैं अगला टॉपिक जो लाने जा रहा हूँ साथियों वो साइंस लेकर आऊँगा। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं, फिर 1 से आते हैं, 1885 से आरंभ करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आते हैं साथियों। तो आइए साथियों, 1857 के 1885 से हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, आपने 20 प्रश्न को देखा हड़प्पा सभ्यता से। अब आइए हम लोग फिर देखेंगे 30 प्रश्नों को 1885 से लेकर हम लोग 1905 तक की घटना को देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आइए साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. हुम ने, महात्मा गांधी ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. हुम के द्वारा किया गया था साथियों। 2 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ आपको। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। बहुत ही वीवीआई प्रश्न। देखिए आप एक क्वेश्चन किस तरह से घुमाया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता, मिलिट्री कमांडर। तो आंसर क्या होगा साथियों, आप लोग बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक इज राइट आंसर आपका असैनिक सेवक लोग के द्वारा किया गया था। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुई साथियों, वो ए.ओ. हुम के द्वारा की गई, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। वो इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई स्थित गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में आयोजन किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे साथियों, सबसे पहली बात कि इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो भारतीय थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसके प्रथम महासचिव स्वयं ए.ओ. हुम हुए थे स्वयं, और अध्यक्षता किए थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी साथियों। तो चलिए आगे देखिए, अगर प्रश्न आता है तो आप लोग बनाते जाइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, अभी जस्ट हमने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो अभी जस्ट हमने बताया कि ए.ओ. हुम। इसको आप रटने की जरूरत नहीं है, देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए आगे आते हैं, जस्ट अभी हमने चर्चा इसको कर चुके हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी जस्ट हमने इसको भी बता दिया 5 का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोग ने भाग लिया। आप लोग खुद बताएंगे कि कितने लोगों ने भाग लिया साथियों। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। अभी जस्ट हमने बताया कि यह मुंबई में हुआ था। तो याद रखना है, सबसे पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, यानी मुंबई जो पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था, इसको याद रखना है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। अभी जस्ट हमने इसकी चर्चा किया साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुए थे जो सबसे पहले। तो याद रखना है, सबसे पहले महासचिव तो ए.ओ. हुम हुए थे। तो इसका अध्यक्ष आपको अभी जस्ट हमने बताया डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएंगे। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं साथियों। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। अब देखिए, जस्ट अभी हमने आपको 8 का क्वेश्चन और जस्ट अभी हमने 7 का क्वेश्चन, दोनों सेम टू सेम आंसर है, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्षता चेंज नहीं होंगे, जो हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे तो हैं। तो याद रखना है साथियों, आपका इज राइट आंसर डी हो जाएगा। 9वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। आइए अब देखिए
क्वेश्चन चेंज हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम, रफीक अहमद किदवई, एम ए अंसारी, अब्दुल कलाम आज़ाद था, बदरुद्दीन तैयब। तो इज राइट आंसर साथियों बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। इज राइट आंसर आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अब लीजिए, वहां पे पुरुष पूछा गया था, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन दिया गया है नलिनी सेनगुप्ता, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट या कांदविनी बोस। सो फ्रेंड्स, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे, जो इन्होंने 1916 में साथियों होम रूल लीग की स्थापना इनके सहयोग से और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से स्थापना हुआ था। फ्रेंड्स, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बचपन से हम लोग ये पढ़ते आ चुके हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, यह उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था साथियों? इज राइट आंसर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। लीजिए, अभी जस्ट हमने इसका चर्चा कर चुके हैं, तो आप लोग इसको बताएंगे। देखिए साथियों, जो पूछा हुआ मैं उसी प्रश्नों को लेकर आया हूँ। आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, कौन सा ऐसा अधिवेशन था फ्रेंड्स जिसमें सिर्फ महात्मा गांधी ने अधिवेशन में भाग लिए थे? फ्रेंड्स, इलाहाबाद अधिवेशन 1921, गया अधिवेशन 1922, बेलगांव अधिवेशन 1924, कराची अधिवेशन 1930। तो साथियों, इज राइट आंसर आपका बेलगांव अधिवेशन 1924 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जो हमारे बिहार में गया जिला में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता हुआ था, वो किन्होंने किया था? इज राइट आंसर आपका फ्रेंड्स चित्र रंजन दास के द्वारा किया गया था। साथियों, आइए क्वेश्चन नंबर 16, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? सो फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नील दर्पण नाटक के लेखक तीन बंधु मित्र थे। बंकिम चंद्र चटर्जी फ्रेंड्स, इन्होंने वंदे मातरम की रचना किया था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? जस्ट अभी हमने वहां पे क्वेश्चन दिया गया था कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, तो याद रखना बेलगांव अधिवेशन 1924। तो फ्रेंड्स, वही आंसर आपका यहाँ थोड़ा सा घुमाया हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 18, क्रांतिकारियों के एक गुप्त साम्राज्य जिसमें अभिनव भारत का गठन किया गया था, वो किन के द्वारा किया गया था? साथियों, सबसे शानदार क्वेश्चन मैं बता देता हूँ इतना शानदार क्वेश्चन के लिए कि यह 1904 में हुआ था। तो इज राइट आंसर आपका वीडी सावरकर महोदय जी के किया गया था। यानी अभिनव भारत का गठन, वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? साथियों, तो याद रखना है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो राइट आंसर आपका 1908 हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। साथियों, तो फ्रेंड्स, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? फ्रेंड्स, 1920, 1924, 1928 या 1930? फ्रेंड्स, आप सभी को आंसर तो दिख ही रहा होगा कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। चलिए साथियों, नेक्स्ट आते हैं प्रश्न। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिले में है। यह किन्होंने कहा था? फ्रेंड्स, तो इज राइट आंसर आपका राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने ये बात को बोले थे। साथियों, तो इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ककोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो ककोरी डकैती कांड जो हुआ था साथियों, वो 1920
25, 30 या 35। तो राइट आंसर साथियों 1925 में ककोरी डकैती हत्याकांड हुई थी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था साथियों? तो फ्रेंड्स, इनकलाब जिंदाबाद ऑप्शन इक्वाल एम के गांधी, भगत सिंह या एस सी बोस ने। साथियों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था साथियों। इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से पैदा हुई थी साथियों? ऑप्शन दिया गया है लखनऊ से, कानपुर से, मेरठ से, इलाहाबाद से। तो राइट आंसर आपका सी मेरठ से 10 मई को ये आग लगी थी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी के बीच में हमने अभी तक 44 प्रश्न को हल करा दिया है। 20 प्रश्न आपका हड़प्पा सभ्यता से और 24 प्रश्न आपको 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शुरू किए फ्रेंड्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? यहाँ बीच में क्वेश्चन अलग डाल दिया गया है, अर्थात महावीर स्वामी की कहानी हम बात करें साथियों, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव थे, याद रखना है साथियों, ऋषभ देव थे जो जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। तो राइट आंसर हमारा महावीर स्वामी हो जाएंगे। 26वां, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था फ्रेंड्स? केसरी, बंगाल गजट, इंडिया मिरर या इंडिया? तो फ्रेंड्स, यह 1780 में प्रकाशित हुआ था। तो बंगाल गजट भारत का सबसे पहला समाचार पत्र था। भारतीय राष्ट्रीय पुनः जागरण के पिता किन्हें कहा जाता है फ्रेंड्स? तो भारतीय राष्ट्रीय पुनः जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है फ्रेंड्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? आप लोग इसको कमेंट में जरूर, कम से कम एक प्रश्न को आप लोग कमेंट में अपना बताएंगे, अपना मत देंगे कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है। 28 का आंसर आप लोग खुद बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती। तो राइट आंसर गुलामगिरी के लेखक ए इज राइट आंसर आपका हो जाएगा ज्योतिबा फूले हो जाएगा साथियों। तो साथियों, ये रहा हमारा अंतिम और लास्ट प्रश्न, इंडियन नेशनल अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता है? आज भी इंडियन नेशनल अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता है? ऑप्शन आगरा, पटना, मुंबई, दिल्ली। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखना है फ्रेंड्स, यह पटना से होता है साथियों। तो फ्रेंड्स, प्रश्न आप सभी ने देखा कि हमने आपके बीच में 50 प्रश्न आपको किस तरह से हमने सोल्व करा दिया। साथ में लगभग यहाँ से एक्स्ट्रा लेकर के देखा जाए तो लगभग 100 प्रश्न हो गया। हमारे जितने शिक्षक अभ्यर्थी भाई एवं बहनें देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स, आप सभी को अगर प्रश्न और वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे और नेक्स्ट जरूर कमेंट करके बताएंगे कि मैं किस टॉपिक पर और प्रश्न लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स, इन सारे जितने प्रश्न की पीडीएफ आप सभी को चाहिए तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल, जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा करके मेरे कोचिंग संस्थान अर्थात एमजीसी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल ग्रुप से जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट, बहुत से शिक्षक अभ्यर्थी उससे जुड़ चुके हैं। आप वहां आएँ और जुड़ जाएं, सारे आपको पीडीएफ और नोट्स मिल जाएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।